हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। सुरभि जी ने सालू की तरफ देखकर बोली, सालू तो अदीरा को कुछ देर बाद ले आना, मैं चलती हूँ। ये बोल वो भी चली गई। अदीरा के दिल में बहुत घबराहट थी। उसने आंखें बंद कर ना जाने क्यों मन में अदीर का नाम लिया। उसे बेचैनी हो रही थी, पता नहीं, पर उसे कुछ गलत लग रहा था। इधर अदीर अपनी डील उदय जी से पूरी कर चुका था और सारी चीज़ों को ठीक करा के और फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन का काम बिल्डर को देकर वो निकल रहा था। अदीर जब गाड़ी में बैठा था तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी हुई। उसने अपना फ़ोन निकाला और घर का नंबर मिला दिया। रिंग जा रही थी पर किसी ने उठाया नहीं। अदीर ने कॉल कट कर उसमें लगी अदीरा की फ़ोटो को स्क्रॉल कर देखा। एक दिन हो गया आपको देखे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरी ज़रूरत है, जैसे कुछ गलत हो रहा है। बस आप ठीक हो। अजीब बात है ना, हमें भी किसी की फ़िक्र है। ये जान के हमें खुशी हंसी दोनों आ रही है, पर अब क्या करें, हम आ रहे हैं आपके पास। ये वो सोच ही रहा था कि तभी किसी का कॉल आया और उसने कॉल रिसीव कर कहा, हेलो। हाँ बोलो, क्या हो रहा है, सब ठीक है ना। उधर से एक आदमी ने उसे क्या कहा ये नहीं पता, पर उसकी बात से अधीर को गुस्सा भी आ गया था और परेशान भी हो गया था। उसने फ़ोन कट किया और खुद से बोला, बहुत गलत कर रहे हैं आप। लगता है अंदाज़ा नहीं आपको कि किससे मुसीबत मोल ली जा रही है। चलो देखें हम भी कहाँ तक टिक पाते हैं। ये कहते हुए उसने गाड़ी की विंडो से बाहर देखा। शाम का समय, महल। अधीरा लड़कों वालों के सामने बैठी थी। विवेक जी ने लड़के के पिता से कहा, आपको अधीरा कैसी लगी सक्सेना साहब। और सौरभ बेटा, अगर आपको कुछ बात करनी हो तो कर लो अधीरा से। इस पर सौरभ ने कहा, तब से माँ और पापा अधीरा से पूछ ही तो रहे हैं, अब मैं क्या इनसे पूछूं। पता चला जाने के बाद अधीरा हम सबको गालियाँ देगी कि हद है। लड़की देखने आए थे या मेरे पीएचडी पर सवाल करने। नहीं बाबा, अब मुझे तो कुछ नहीं पूछना। हाँ, पर मुझे अधीरा जी बहुत पसंद है। अब मैं अधीरा जी को पसंद हूँ या नहीं यह मुझे नहीं पता। और एक बात, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए मैं किसी से झूठ नहीं बोलता और चाहता भी नहीं कोई बोले। उसकी इस बेबाक बातों से सब हंस दिए। सौरभ एक बेबाक और हंसमुख लड़का था। उसे जो कहना हो सबके सामने करता था। सौरभ को झूठ फरेब से सख्त नफरत थी। उसकी बात पर सालों ने मुंह बना के धीरे से अवनी से बोली, बड़ी भाभी, मुझे तो ये लड़का ही पागल लगता है। कहीं हमारी दीदी इस पागल के चक्कर में खुद भी पागल ना हो जाए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद ये लंगूर कहीं का। उसके ये कहने पर अवनी उसे आंखें दिखाते हुए शांत रहने को बोली। सौरभ के पिता ने विवेक जी को बोले, हमें तो अधीरा तस्वीर में ही पसंद थी, फिर आज मेरे बेटे ने भी देख लिया और उसे भी पसंद आ गई। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या बच्चों की सगाई कर दे आज अभी। वो क्या है, हम नहीं चाहते कि अब अधीरा को कोई और ले जाए। वैसे भी इसका पता नहीं कौन से बिजनेस ट्रिप पर कब निकल जाए। हमें तो अधीरा को बस अपनी बहू बनाने की जल्दी है। तो अगर आप बोले तो हम। ये बोल वो शांत हो गए और विवेक जी की तरफ देखने लगे। तभी बड़े ठाकुर ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप सब आज सगाई करना चाहते हैं तो वही सही, हम तैयार हैं। अधीरा जैसे जैसे ये सब सुन रही थी उसकी घबराहट बढ़ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को कस के पकड़ रखा था। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर थी। न जाने किस उम्मीद से वो वहाँ देख रही थी। देखते देखते सब तैयार हुए और अधीरा और सौरभ की सगाई भी हो गई। वो लोग तारीख निकलवा के शगुन देकर चले गए। अधीरा अपने कमरे में वापस आ गई। उसे बहुत घुटन हो रही थी। उसने अपने हाथ में पहनी अंगूठी को निकाल के टेबल पर रख देती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था सौरभ के साथ हुई उसकी सगाई। वो वहीं अपने सर के दुपट्टे को हटा के बिस्तर पर लेट गई। रात का समय, श्वेता का कमरा। अवनी बैठे बच्चे के साथ खेल रही थी। सालू उसके लिए मिठाई लेकर आई थी। अमर बैठा काम कर रहा था। तभी अधीर नौकरों के साथ अंदर आते हुए बोला, तो कैसा है हमारा शहजादा, ठीक है ना। उसकी आवाज़ सुनकर अमर, श्वेता और सालू ने उसकी तरफ देखी। उसी वक्त अधीरा भी वहाँ आ गई।
उसकी पायल की आवाज़ सुनकर अधीर बिना उसे देखे मुस्कुरा दिया। अधीरा आकर बच्चे को अपनी गोद में उठा के खेलने लगी। उसने न अधीर से कुछ कहा और न उसकी तरफ देखी तक। अधीर अंदर आया और नौकरों को सारे खिलौने वहीं रख कर जाने को बोल दिया। उसके कहने पर नौकरों ने सारा सामान वहीं रखा और चले गए। उसके जाने के बाद अमर ने कहा, अरे अधीर, ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने। अरे भैया, अब हमारे शहजादों को कौन सा खिलौना पसंद आएगा, ये हमें पता ही नहीं था, इसलिए हम सब ले आए। अब इसे जो पसंद है उसे खेले। उसकी इस बात पर सब हंसने लगे, पर अधीरा को छोड़ के। अधीर श्वेता के पास आया और उससे बोला, कैसी हो आप भाभी, ठीक हो ना? श्वेता ने इस पर कहा, जी देवर जी, हम बिल्कुल ठीक है। आप बोले, आपका काम हो गया? अधीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी भाभी, जिस काम के लिए रुका था वो काम हो गया और सब कुछ अच्छे से निपट गया। काम शुरू हो गया है, कुछ महीनों में हमारा नया बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। उसके ये कहते ही अमर ने कहा, वैसे आज का दिन अच्छा बहुत है, एक साथ दो दो खुशखबरी सुनने को मिली। दो खुशखबरी मतलब दूसरी कौन सी है? दूसरी है हमारी अधीरा लाडो की सगाई और उसकी शादी की तारीख भी। अधीर, आज लड़के वाले इसे देखने आए थे, ये उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने आज सगाई भी कर ली। तारीख महापूजन के 2 दिन बाद की है। हम सब तो बहुत खुश हैं, लड़का बहुत अच्छा है, अधीरा को पसंद आ गया। अमर बोले जा रहा था और अधीर बस बैठा सुन रहा था। उसकी नज़र अधीरा पर थी, जिसकी पीठ अधीर की तरफ थी। अमर ने जब अधीर को ये बताया कि अधीरा की सगाई हो गई, तो अधीर अधीरा की तरफ बहुत गौर से देख रहा था। श्वेता भी बहुत गौर से अधीर की नज़रों को ही देख रही थी। उसे उसमें गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अधीरा उसकी तरफ वैसे ही पीठ किए खड़ी थी और बच्चे से खेल रही थी। सालू ने उसे कहा, लो भैया मिठाई खाओ, अधीर दीदी की सगाई होने की। सालू के ये कहने पर अधीर ने अधीरा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं मिठाई नहीं खाता, मुझे मीठा पसंद नहीं है। अधीरा सब सुन रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। वो बच्चे को सुलाने के लिए मुड़ी तो अधीर ने उसके चेहरे को देखा, जिस पर खुशी नहीं थी। वो बच्चे को पालने में सुला रही थी तो सालू की नज़र अधीरा के हाथों पर गई, जिसमें सगाई की अंगूठी नहीं थी। ये देख वो अधीरा से बोली, ये क्या अधीर दीदी, आपकी सगाई की अंगूठी कहाँ है? आपके हाथ में नहीं है। इस पर सब अधीरा की तरफ देखने लगे। अधीर भी गौर से देख रहा था। अधीरा ने सबकी तरफ देखते हुए बोली, अरे वो तो ढीली थी तो रख दिया है, कल जीजा जी को दे दूंगी, वो ठीक करा देंगे, तब पहन लूँगी। उसकी इस बात पर सब मान गए पर अधीर नहीं। सालू मिठाई का डिब्बा लेकर चली गई। सविता ने अधीर से पूछा, बड़ी माँ से मिले आप देवर जी? हाँ भाभी, उनसे मिल के आ रहा हूँ। भाभी प्लीज़ आप किसी से बोल के खाना मेरे घर पर भिजवा दो, बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। सविता ने उसे देखते हुए बोली, आप चले भैया, मैं भिजवा देती हूँ। अधीरा, जरा भैया को खाना दे दो। अधीरा ने ये सुनकर चली गई। अधीर भी अपने घर पर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद श्वेता सोच में पड़ गई। तभी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो श्वेता का ध्यान बच्चे पर आ गया और वो उसे चुप कराने लगी। इधर अधीर अपने कमरे में रखे सोफे पर बैठा था। शर्ट की बाजू फोल्ड थी, मुंह ऊपर कर रखा था। तभी उसके कानों में पायल और चूड़ियों की आवाज़ गई। उसने आंखों को बंद कर लिया। अधीरा खाने की थाली लेकर बाहर हॉल में आई और सामने की टेबल पर रख के जाने लगी तो अधीर ने कमरे से आवाज़ देते हुए उससे कहा, खाना अंदर कमरे में लेकर आओ अधीरा। उसके कहने पर अधीरा खाने की थाली अंदर ले गई और उसके सामने टेबल पर रख दी। अधीर पानी के गिलास हाथ में लिए बैठा था। अधीरा उसे बिना देखे वापस जाने लगी तो अधीर ने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास हाथ में ही गुस्से से तोड़ दिया। गिलास के टूटने की आवाज़ सुन अधीरा घबरा के पीछे मुड़ी और उससे बोली, ठाकुर साहब। वो ये कहते हुए उसके पास आई तो अधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर खींच लिया। वो आकर उसकी बाहों में गिर गई। अधीर के हाथों को कुछ नहीं हुआ था। गिलास हाथ में नहीं लगा था, पर शायद उसके सीने में कुछ चुभ रहा था, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। अधीर उसके ऊपर आते हुए बोला, बहुत गुस्सा है मेरे जहन में इस वक्त,
मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जो अधीरा, आपकी सगाई हो गई, हमें बताया भी नहीं आपने। आखिर क्यों? बोलो। वैसे तो बड़ा बोलती हो। अधीरा ने उसकी तरफ देखते हुए बोली। मौसा जी को लड़का पसंद था, उन्होंने कहा तो करना पड़ा। उसकी इस बात पर अधीर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मतलब आपको वो लड़का नहीं पसंद? और मौसा जी होते कौन हैं आपकी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? अधीरा उसके पास आने से घबरा रही थी। उसके गुस्से से उसे डर लग रहा था। वो डरती हुई आवाज़ में बोली, मौसा जी मेरे पिता की तरह हैं, उनका हक है। वो मेरे लिए कोई भी लड़का चुन सकते हैं और उनकी बात मैं कभी नहीं टाली। अधीर ने उसके करीब जाते हुए बोला, आपने अंगूठी निकाल दी, जबकि एक दिन भी नहीं हुआ है आपकी सगाई को, क्यों? अधीरा सिमटते हुए बोली, बताया तो कि वो ढीली थी। छोड़ो मुझे ठाकुर साहब। ये कहते हुए वो उसे धक्का देने लगी तो अधीर ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उससे बोला, आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है, क्यों जान सकता हूँ? मैं खुश हूँ ठाकुर साहब, आपको ना जाने क्यों मैं खुश नहीं दिख रही हूँ। अब जाने दे हमें। यह कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी तो अधीर ने उसकी कमर कस के पकड़ के अपने पास ले आया। मुझे तो आपके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा गुस्सा, बेताबी, बेचैनी और नाखुशी दिख रही है। जान सकता हूँ कि इन आँखों में आंसू किस बात के हैं अधीरा? यह कहते हुए अधीर ने उसकी आँखों से छलक आए आंसू के बूंदों को अपने हाथों से पोंछ दिया। आपसे क्या मतलब? आप नहीं थे ना? चले गए थे ना? आपको क्यों जानना है कि मैं खुश हूँ या नहीं? क्यों बार बार आप मेरे करीब आते हैं, मुझे छूते हैं? क्यों मुझे मेरे हाल पर छोड़ नहीं देते? किस हक से आप ये सब करते हैं? ये कहते हुए वो रो दी थी। अधीर ने उसे ऐसे रोता देखा तो अपने सीने से लगा लिया। अधीरा भी उसका सहारा पाते न जाने कैसे उसकी बाहों में सिमटने लगी। उसने उसके सीने पर सर रखे हुए कहा, क्या करती मैं? बोले आप। मौसा जी ने कहा मुझे कि ये लड़का उन्हें पसंद है। मैं कैसे उनकी बात ना मानती? उन्होंने बचपन से मुझे पिता का प्यार दिया है। मेरे लिए मासी जी से ही नहीं, दुनिया से भी लड़ गए हैं। कैसे उनका सर नीचा होने देती? पता नहीं क्यों मेरी नज़र हर वक्त दरवाजे पर थी। न जाने किसका इंतज़ार था हमें, पर फिर जैसे आस टूट गई। ऐसा लगा हमें बस अब हम यहाँ से जाना चाहते। नहीं चाहिए मासी के ताने, नहीं सुनना उनके मुँह से कुछ भी अब। नहीं चाहते हैं और कुछ अब। हम ठाकुर साहब बहुत दूर रहना चाहते हैं इन सब से। वो बोले जा रही थी और उसके आंसू अधीर के शर्ट को भिगो रहे थे। अधीर ने उसके पीठ पर बिखरे बालों को सहलाते हुए कहा, पर आप यहाँ से नहीं जा सकती, इसकी इजाज़त मैं नहीं देता। उसके ये कहने पर अधीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखती। अधीर की आंखों में एक अलग ही एहसास था, जिसे देख अधीरा एक वक्त डर गई थी। वो दूर हटने लगी तो अधीर ने उसे एक बार फिर कमर से पकड़ के अपने करीब कर लिया और उसकी गर्दन में हाथ डाल उसे अपने पास लाते हुए बोला, जानती हैं आप, मैं अपनी कही बात को कभी झूठा नहीं होने देता। मैं जो कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ। वादा करता हूँ आपसे, आपकी शादी उससे नहीं होगी। आप इसे जिद समझें या फिर मेरा पागलपन, बस इतना पता है आप कहीं नहीं जाएंगी। अधीरा उसकी बात से घबरा रही थी। उसकी पकड़ उसके सर पर कसती जा रही थी। उसने घबराई हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसे मेरे मौसा जी या मेरी दीदी की बेइज्जती हो। आपको मेरी कसम, आप ये शादी होने देंगे। अधीर ने उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, आपकी कसम को हम कैसे टाल सकते हैं और आपकी बात को मैं कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा, पर फिर भी आपकी शादी नहीं होगी। मैं शांत रहूँगा, तब भी आपकी शादी नहीं होगी। आप परेशान मत हो, आराम से सब एंजॉय करना, पर शादी नहीं होगी। मुझे जाना है। अधीरा के ये कहने पर अधीर ने कहा, कल से आपको देखा नहीं है, आपसे दूर था। मैं शांत नहीं हूँ, आप आज मेरे साथ रह लें, कल सुबह चले जाना। ये कहते हुए अधीर ने उसे बाहों में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, ठाकुर साहब, किसी को पता चला तो? उसके ये कहने पर अधीर ने उसके ओठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया। कोई नहीं आएगा,
क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। अब मुझे सोने दे। ये कहते हुए अधीर ने उसे पीछे से कस के जकड़ लिया। उसका एक हाथ अधीरा की कमर पर था और एक हाथ पर अधीरा का सर था। दोनों ही बेखबर सो गए थे। अधीरा को भी अधीर की बाहों में ना जाने कैसे सुकून मिला और वो भी सो गई। सुबह के 6 बजे अधीर का घर। अधीर पूरी रात अधीरा को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। अधीरा ने हल्के से करवट ली तो उसके पैर की पायल और हाथ की चूड़ी शोर कर दी, जिससे अधीर की नींद खुल गई। अधीरा का सर इस वक्त अधीर के सीने पर था। उसने एक हाथ से अधीर के शर्ट की कॉलर को कस के पकड़ा हुआ था। अधीरा बहुत सुकून से अधीर की बाहों में सो रही थी। बगीचे से आ रही ठंडी हवा से अधीरा को ठंड लग रही थी। वो अधीर में सिमटी जा रही थी। अधीर ने उसके चेहरे से बालों की लटों को हटा के उसका चेहरा देखा। बहुत शांत था अधीरा का चेहरा। उसने अलसाई आंखों से अधीरा को देखा और उसके चेहरे को पकड़कर अपने पास लाने लगा। अधीरा उसकी ऐसी हरकत से नींद में परेशान हो रही थी। उसने कसमसाते हुए कहा, सोने देना। अधीर उसके मासूम से चेहरे में कहीं खो रहा था। उसने अधीरा के चेहरे को और पास लाया और उसके गुलाबी ओठों के थोड़ा बगल में अपने ओठों से छू दिया और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग अधीरा। उसके ऐसा कहते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही अधीरा ने अपनी आंखों को खोल के देखा तो वो अधीर की बाहों में थी। उसने धक्का देकर अधीर को दूर किया और उठ के बिस्तर से नीचे खड़ी हो गई। अधीरा ने घबराई हुई एक नज़र उस पर डाली, फिर अपनी मोजड़ी पहन अपने लहंगे को एक हाथ से पकड़ भागते हुए वो वहाँ से चली गई। अधीर उसके भागते हुए पायल की आवाज़ सुन रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। धीरे धीरे सब कोई जाग गए थे। अधीरा रेडी होकर नीचे आई तो देखा पूजा होकर ख़त्म होने वाली थी। वो आकर सालू के बगल में खड़ी हो गई। आज उसे बार बार छींकें आ रही थी। देखने से लग रहा था उसे हल्की फुल्की सर्दी हो गई है। सुरभि जी ने सबको प्रसाद देते हुए उसके पास आई तो अधीरा जोर से छींक देती है और नाक सिकोड़ते हुए बोली, सॉरी बड़ी माँ। कोई बात नहीं, लगता है आपको सर्दी हो गई है। चले हम आपको काढ़ा बना के दे देते हैं। ये बोल उसने सालू को पूजा की थाल मंदिर में रखने को दिया। सालू थाल मंदिर में रखने चली गई। अधीरा ने काढ़े का नाम पर मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी माँ आप बना दें, हम श्वेता दीदी के कमरे में जाते हैं। ये बोल वो भाग गई। सुरभि जी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, पता है काढ़े के नाम पर अच्छे अच्छे भाग के खड़े होते हैं, पर बेटा हम भी आपकी बड़ी माँ हैं, काढ़ा तो पीना ही पड़ेगा। ये बोल वो किचन में चली गई। अधीरा श्वेता के कमरे में छींकते हुए आई तो श्वेता ने उसे देखते हुए कहा, लाडो क्या हुआ, इतनी छींकें क्यों आ रही है? सर्दी हो गई है आपको ना, पर कैसे, क्या खाया था आपने ऐसा? श्वेता की फिक्र देखकर अधीरा ने दूर से ही बच्चे को देखते हुए कहा, अरे दीदी कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी सर्दी है, अभी ठीक हो जाएगी। अमर ने इस पर श्वेता से कहा, आप ज़्यादा फिक्र मत करें, वो बच्ची नहीं है, जब देखो थानेदारनी बन के पूछने लगती हो। उसकी इस बात पर अधीरा हंसने लगी। सालू भी सुरभि जी का बनाया हुआ काढ़ा लेकर अंदर आते हुए बोली, लो अदी दीदी, बड़ी माँ ने आपके लिए काढ़ा भेजा है, लो इसे पी लो। अधीरा उसे देखते हुए बोली, अरे इसे यहाँ भी भेज दिया बड़ी माँ ने, मैं इससे भाग के आई थी और यहाँ भी आ गया। उसकी बात पर श्वेता और सालू हंसने लगी। वो लोग हंसी रहे थे कि तभी अधीर भी उनके कमरे में आया। उसने जैसे कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि उसे भी छींक आने लगी। इस पर सब उसकी तरफ देखने लगे। अधीरा भी उसे घूर के देखने लगी। अमर ने उसे छींकते हुए देखा तो उसी को बोला, क्या बात है अधीर, तुम्हें भी छींकें आ रही हैं, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? अधीर ने उसकी बात सुनकर श्वेता के पास बैठकर रुमाल लेकर छींकते हुए कहा, तुम भी से क्या मतलब है और किसी छींके आ रही है? उसका ये कहना था कि तभी अधीरा ने वापस से छींक दिया। इस पर अमर ने कहा, हमारी लाडो को भी देख लो, बड़ी माँ ने तो इसके लिए काढ़ा भेजा है, आप बोलो तो आपको भी दे दे। अधीर कुछ बोलता से पहले ही अधीरा ने कहा, अरे इन्हें काढ़ा पीने की नहीं बल्कि सर्दी को ज़रूरत है काढ़ा पीने की।
वैसे भी ज़्यादा देर सर्दी रुक नहीं पाएगी इनके पास, ये है ही इतने कड़वे। उसकी इस बात पर अधीर ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, आपको बहुत पता है हमारे बारे में। आपने कब हमें मुंह लगा लिया जो आपको पता चल गया कि हम कड़वे हैं। इस पर सब हंसने लगे और अधीरा गुस्से से उसे देखने लगी, खा जाने वाली नज़रों से। उसे आज अधीर की आज सुबह की हरकत याद आ गई, जिसे खुद अधीर बैठा याद कर मुस्कुरा रहा था। आप जो बोलते हैं और करते हैं ना, उसी से ही पता चल जाता है ठाकुर साहब कि आप कैसे हैं। ये बोल अधीरा गुस्से में बाहर जाने लगी तो सामने से आते हुए किसी से टकरा गई। उस शख्स ने उसे पकड़ लिया। सबने ये देख घबरा गए, पर अधीरा बच गई थी। उसने जब उस शख्स को देखा तो सामने सौरभ खड़ा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सौरभ उसे देखे जा रहा था। अधीर की नज़र दोनों पर थी। श्वेता और बाकी सब भी उसे देख रहे थे। तभी सालू ने कहा, अरे आदि दीदी, आप ठीक हो ना। ये बोल वो उसके पास आई तो सौरभ अधीरा से दूर खड़ा हो गया। सालू अधीरा को वापस से श्वेता के पास ले आई। सौरभ भी श्वेता के कमरे में आ गया। उसने श्वेता को देखकर कहा, हाय ब्यूटीफुल लेडी, और ये आपके लिए। उसके इस अंदाज पर अमर और अधीर दोनों उसे घूर रहे थे। ये देखकर सौरभ ने कहा, अरे अमर जी, डोंट वरी, ये मेरी बड़ी बहन की तरह है, आप चिंता मत करो। बस इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा था तो इम्प्रेशन अच्छा हो तो इसलिए बस। इस पर अमर ने ज़बरदस्ती वाली मुस्कान दे दी उसे। श्वेता ने तो मुस्कुरा के फूल ले लिया, पर अधीर के बगल में खड़ी सालू ने धीरे से कहा, काहे का इम्प्रेशन, पहले से ही लंगूर लगता है, अब क्या जता रहा है कि मैं सच में वही हूँ। उसके ये कहने पर अधीर मुंह पर छींकने के लिए रखी रुमाल के अंदर से हंस रहा था। सौरभ ने श्वेता और अमर से पूछा, अगर आप लोग इजाज़त दे तो मैं अधीरा जी के साथ ये पूरा शहर घूमने जाना चाहता हूँ। इस पर श्वेता से पहले सालू बोली, पर सौरभ जी, आप एक दिन में इतना बड़ा जयपुर कैसे घूम लेंगे। इस पर अधीर मुस्कुरा दिया और सौरभ सालू को मुंह बना के देख रहा था। श्वेता ने सौरभ से बोली, ये आपको हमसे नहीं अधीरा से पूछना चाहिए। इस पर सौरभ ने कहा, अधीरा जी। वो इतना ही बोल पाया था कि अधीरा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, माफ़ करें सौरभ जी, पर मुझे स्कूल जाना है और उसके बाद अपने कॉलेज। फिर पंडित जी आ रहे हैं आज शाम को मुन्ने के नामकरण का मुहूर्त निकालने, और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है तो आज तो हम कहीं नहीं जा सकते। फिर कभी देखेंगे, बाय, मुझे देर हो रही है तो मैं अच्छा जाती हूँ। ये बोल अधीरा बिना सौरभ की बात सुने चली गई। सौरभ हैरान होकर उसे जाते हुए देख रहा था। सालू ने उसके जाने के बाद कहा, वो तो चली गई, आपको भी काम होगा, जाएं, करें आप, और आप छोटी भाभी को आराम करने दें। उसके ये बोलने पर सौरभ उसे घूर के देखने लगा। उसने श्वेता से बाय कहा और बाहर आ गया अमर के साथ। अधीर जब बाहर आया तो अमर ने सौरभ को उसे मिलवाते हुए कहा, सौरभ, इनसे मिलो, ये है हमारे छोटे भाई अधीर सिंह ठाकुर। उसका नाम सुन सौरभ ने कहा, मतलब वो अधीर सिंह ठाकुर जो इस वक्त बिजनेस की दुनिया का बादशाह कहलाया जा रहा है। उसके ये कहने पर अधीर ने उससे कहा, जी वही अधीर सिंह ठाकुर, जिसके सामने अभी तक कोई बिजनेसमैन टिकने की हिम्मत नहीं कर पाता। वैसे आप सौरभ सक्सेना हैं। सही कहा ना मैंने, सक्सेना कंस्ट्रक्शन के मालिक के बेटे। मिलके खुशी हुई मुझे। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सौरभ ने भी उससे हाथ मिला लिया। सौरभ और अधीर हॉल में बैठे के बातें करने लगे। आज अधीर घर पर ही था, उसे कहीं नहीं जाना था, पर अमर उन दोनों को बाय बोल वहाँ से अपने काम पर चला गया। दूसरी तरफ भवानी कुछ और ही करने का प्लान बना रही थी। वो अपने कमरे में बैठी फ़ोन पर कुछ देखते हुए बोली, क्या होगा अधीर ठाकुर, जब तुम अपने पिता के सामने बेइज्जत होंगे। जब ये तस्वीर शादी के दिन सौरभ और उसके परिवार के सामने आएगी, और सौरभ तो झूठ से सख्त नफरत करता है। बहुत मज़ा आने वाला है इन सब में। कल रात में अधीरा के साथ एक कमरे में, मुंबई में तो आप एक घर में अकेले, कमरे में अकेले, और यहाँ तक कि अधीरा को किसी दूसरे के सामने अपनी पत्नी भी बना दिया तुमने। तुम्हें क्या लगा अधीर ठाकुर, मैं कोई अनाड़ी हूँ या मैंने सिर्फ नाच गाना सीखा है।
अब तुम जानोगी कि आखिर भवानी चीज़ क्या है। बहुत बेइज्जती की है तुम दोनों ने। अब जब तुम दोनों की बेइज्जती होगी तब मैं देखूंगी और खुश होगी। ये कहते हुए उसके ओठों पर एक सातिर मुस्कान आ गई। भवानी को जब ये पता चला कि अधीरा मुंबई गई, वो भी अधीर के साथ, तो उसने अपना एक आदमी वहाँ भेज दिया था और उसने उसे कुछ तस्वीर और सारी बात बताई थी। और कल पूरी रात अधीरा अधीर के कमरे में थी, ये बात भी उसे पता था। और अब वो इन सब का इस्तेमाल करने वाली थी, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। शाम का समय, महल। पंडित जी हवेली आए हुए थे। सब लोग हॉल में बैठे थे और उनकी तरफ देख रहे थे। पंडित जी ने बड़े ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, बड़े ठाकुर, बच्चे के नामकरण के लिए कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। आप कहें तो कल की तारीख कर दूं। ये बोल वो चुप हो गए। बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, फिर कल ही मुन्ने का नामकरण देते हैं। तो आप सब तैयारियां शुरू कर दो। पंडित जी जो भी चाहिए वो आप हमारी अवनी बहू को बोल दें, वो लिस्ट बना लेगी। पंडित जी ने उन्हें देखते हुए कहा, ठीक है बड़े ठाकुर। ये कहकर पंडित जी ने अवनी को सारा सामान लिखवाने लगे। विवेक जी और राधा जी सारी तैयारियों को खुद देखने लगे। आखिर उनकी बेटी के बेटे का नामकरण था। अधीरा तो भाग के गई और श्वेता को खुशखबरी सुना दी। श्वेता ने ये सुनकर बहुत खुश थी। अधीरा ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, अब आपको सब नाम से बुलाएंगे मेरे छोटू से ठाकुर राजकुमार। कल आपका नामकरण होगा। आपको जो नाम अच्छा ना लगे हमें बता देना, हम वो नाम आपका नहीं रखेंगे, ठीक है। ये कहते हुए वो बच्चे को प्यार करने लगी। बच्चा भी उसकी प्यारी बातों से हंसे जा रहा था। श्वेता ये देखकर खुश हो रही थी। वो लोग मुन्ने के साथ खेल ही रहे थे कि तभी अवनी और सालू दोनों साथ में अंदर चले आए। अवनी ने बच्चे को लेते हुए कहा, आज मुन्ना अपनी बड़ी माँ की गोद में। आपकी मासी ने बताया आपको कि आपका कल नामकरण होने वाला है, तो बताओ आप क्या पहनोगे। बड़ी माँ आपको खुद अपने हाथों से बना के देंगी। अवनी की बातों पर सब मुस्कुरा रहे थे। अधीरा को हंसते हुए देखकर अवनी बोली, आप क्या हंस रही हैं लाडो। सुना है आपका होने वाला दूल्हा आज सुबह अपनी दुल्हनिया लेने आया था। भाई हमें नहीं पता था कि दूल्हे राजा इतने बेताब हैं आपके लिए कि कुछ दिन भी रहा नहीं जा रहा है। उसके ऐसा कहने पर अधीरा खामोश हो गई। इस पर सालू ने कहा, अरे काहे का दूल्हे राजा, मुझे तो वो सौरभ जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। कहाँ हमारी अधी दीदी और कहाँ वो लंगूर जैसा। कसम से मन करता है कि उसे बोल दूँ चले जाओ, अच्छा होगा। उसने जब ये बोला तो अवनी और श्वेता ने उसे घूर के देखा। अवनी ने उससे कहा, चुप कर सालू, अब वो अधीरा का होने वाला पति है। ऐसी बात मत बोलना वरना हमारी अधीरा को बुरा लग जाएगा। ये बोल वो हंसती और उसके साथ श्वेता और सालू भी हंसती। अधीरा गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अवनी ने उसे जाते हुए देखकर बोली, लगता है हमारी लाडू शर्मा गई। पर श्वेता ने अधीरा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी को देख ली थी, जो तब आती थी जब कोई सौरभ के नाम के साथ उसका नाम जोड़ता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अधीरा इस शादी से खुश है भी या नहीं। अवनी और सालू अपने काम में लग गए। रात का वक्त, महल। अधीर अधीरा को खोजता हुआ श्वेता के कमरे में आ गया था, लेकिन उसने देखा कि अधीरा वहाँ भी नहीं थी। श्वेता ने उसे आया देखकर उससे बोली, देवर जी आए, आपको पता चला मुन्ने का कल नामकरण है, तो आपको भी कल यहीं रहना है। वो ये बोल ही रही थी कि तभी सालू ने अंदर आते हुए कहा, अरे दीदी, सिर्फ नामकरण ही नहीं है कल कल रात में जश्न भी होगा और उसकी भी तैयारी चल रही है। अभी अभी बड़े मालिक ने कहा। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए। इस पर अमर ने कहा, अब तो तुम्हारा रहना और ज़रूरी हो गया है, कल कहीं गायब मत हो जाना। ये बोल वो हंस दिए। सालू ने श्वेता से पूछा, भाभी आपका खाना ले आऊँ मैं। अरे देवर जी से पूछ ले पहले सालू, और ये लाडो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, खाना नहीं खाना है क्या। अरे भाभी आपको तो पता है, जब दीदी गुस्सा होती हैं या रूठ जाती हैं तो जाकर वहीं अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। अभी कुछ देर में आ जाएंगी, आप चिंता ना करो।
ये लड़की भी ना शादी के बाद ऐसे करेगी तो ससुराल वाले खूब सुनाएंगे, पता नहीं कब बड़ी होगी ये बोलते हुए उसने सालू से बोली कि जाए वो बुला लाए उसे। सालू ये सुनकर चली गई। अधीर ने उसे जाते हुए देखा तो श्वेता से बोला, भाभी भैया मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोल वो भी चला गया। वो बाहर आया तो उसे सामने ही सालू महल से बाहर जाते हुए दिख गई। उसने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, सालू सुन तो। उसके कहने पर सालू रुक गई और पीछे मुड़ के बोली, जी भैया। बोले, क्या बात है? अधीर उसके पास जाते हुए बोला, पहले माँ की दवाई उन्हें दे दे, कब से बोल रही हैं वो, और उस बड़बोल को मैं बुला लाता हूँ। वैसे है कहाँ वो बड़बोल? उसके पूछने पर सालू ने उसे बता दिया। अधीर बाहर महल से निकल के अधीरा के पास चल दिया। इधर अंधेरे में रेत की टीले पर अधीरा शॉल ओढ़े बैठी हुई थी। वो अपनी सगाई को सोचे जा रही थी। उसे सौरभ का साथ अच्छा नहीं लगता था। वो घुटन महसूस करने लगी थी। सगाई के बाद सौरभ का उसके पास होना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। इन सब सोच के बीच उसे अधीर का ख्याल आ गया। जब भी अधीर का ख्याल उसके जहन में आता तो एक अजीब सी बेचैनी उसे होने लगती थी। पर अधीरा ने ये देखा था, उसे अधीर का साथ अच्छा लगता था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसके बगल में अधीर आकर बैठ गया। अधीरा ने जब बगल में देखी तो उसे बोली, आप यहाँ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? अधीर ने सामने देखते हुए बोला, कुछ नहीं, आपको बुलाने आया था, भाभी बुला रहे हैं। अधीरा दूर बंजारों को देखते हुए बोली, आप चले हम आते हैं। भाभी बोल रही थी कि आप गुस्सा हो जाती हो या रूठ जाती हो तो ऐसे घर से बाहर चली जाती हो, वो भी बिना बताए। उसके ये कहने पर अधीरा ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, और क्या कहा दीदी ने आपसे? ये भी कि ससुराल में ये सब नहीं चलेगा, वो लोग ताने दे दे के मार डालेंगे। अधीर की इस बात पर वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तानों की आदत हमें बचपन से है, आज तक तो नहीं मरे, अब कहाँ से मर जाएंगे हम ठाकुर साहब, इतने कमज़ोर भी नहीं हैं। ये कहते हुए अधीरा के चेहरे पर एक दर्द था जिसे अधीर देख सकता था। अधीरा उठते हुए बोली, चले ठाकुर साहब। अधीर ने बैठे हुए ही उसके हाथ को खींच के नीचे बैठा लिया। अधीरा आकर उसके सामने बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अधीर ने उसके मायूस चेहरे को पकड़ते हुए बोला, जब दर्द है तो उसे दिखाया करो, सबके सामने नहीं, पर जो आपसे प्यार करते हैं उनके सामने तो दिखा ही सकती हैं, जैसे भाभी भैया, आपके मौसा जी और मैं। उसके ये कहने पर अधीरा उसे हैरानी से देखने लगी। अधीर उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अधीरा उसकी बात सुन दूर होने लगी तो अधीर ने उसे कस के पकड़ लिया और अपने पास लाते हुए बोला, आप जब भी गुस्सा होना तो कहीं भी चली जाना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।